Welcome to Inside News. Let's get into the latest updates. Moradabad Divisional Commissioner R. Nanchaya Kumar Singh provided an update on the ongoing situation in Sambal, Uttar Pradesh, revealing that 7 FIRs have been registered and 22 people have been named and 27 individuals arrested in connection with recent unrest. He also stated that 74 people have been identified and efforts are ongoing to identify others involved. Singh emphasized the priority of normalizing the situation and gaining the trust of local residents, urging them not to be influenced by external forces. He acknowledged the cooperation of the community in both the investigation and the restoration of peace, while urging all sections of society to avoid spreading baseless statements. The commissioner expressed optimism that the situation would return to normal by the following day. देखिए, संभल में अब इस समय अभी तक जो अपडेट है वो ये है कि 7 FIR हो चुके हैं। उनमें 22 लोग नामजद हैं, 27 लोग अरेस्टेड हैं, 74 लोग चिन्हित किए जा चुके हैं। अब बाकी लोगों को चिन्हित करने का काम चल रहा है, लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता वहां पर जनजीवन को सामान्य करने की है, जो आज हो भी गया। बाजार भी खुले, सब कुछ सामान्य चल रहा है। लोगों से बातचीत हमारी जारी है, जितने भी संभ्रांत लोग हैं उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हमारी पहली कोशिश ये है कि वहां पे स्थिति पहले सामान्य हो, और वो सामान्य हो भी चुकी है। आज सामान्य हो गए। अब दूसरी बात यह है कि हम लोगों का पहले भरोसा अर्जित करें, और जितने सारे कंफ्यूजन क्रिएट किए जा रहे हैं वहां ग्राउंड से लेकर सोशल मीडिया तक, उन कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए संभल के लोगों का विश्वास में लेना जरूरी है, क्योंकि बाहर तो बहुत सारे लोग संभल के जो लोग हैं उनको भड़काने के हर एक प्रयास कर रहे हैं। अगर संभल इंटैक्ट रहा, संभल के लोग इस बात पे मुतमईन रहे और उनके साथ मिलकर हमने ये पूरी व्यवस्था बनाई, तो मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी हम इसको बहुत बेहतर तरीके से हैंडल करेंगे। लोगों का सहयोग हमें मिल रहा है, न सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में बल्कि माहौल को बेहतर बनाने में भी। और हम लोगों को यह भी विश्वास में ले रहे हैं कि इस तरीके की चीजों के पचड़े में ना फंसे। कोर्ट का काम है, कोर्ट को करने दें, कोर्ट का काम कोर्ट के जरिए होगा। और दूसरी बात यह है कि किसी के भी बिना वेरिफिकेशन के कोई भी चीज ना माने। जो जिन परिवारों के बच्चे के लोग मारे गए हैं इस घटना में, जिनकी मृत्यु हुई है, वो उनके भी परिजनों को किसी न किसी तरीके से उनके द्वारा इधर उधर के स्टेटमेंट देके, जो कोई वहां मौजूद नहीं था उसके द्वारा स्टेटमेंट दिलवा के, इधर उधर की बातें करवा के प्रयास किया जा रहा है कि वहां का माहौल बिगाड़ा जाए। हमारा प्रयास ये है कि सही चीज को सही तरीके से साक्ष्यों के जरिए ले आए। फिलहाल हमारा साक्ष्य संकलन का काम चल रहा है, एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं और कलेक्टेड एविडेंस के आधार पर ही आगे की कार्रवाई करेंगे। मैंने जैसा पहले कहा है कि बिना साक्ष्य के हम कोई कार्य नहीं करेंगे, कोई निर्दोष इसमें फंसने न पाओ, इसका पूरा हम ध्यान रखेंगे। और साक्ष्य संकलन के उपरांत चाहे कोई कितना से भी बड़े से भी बड़ा व्यक्ति हो, कानून के ऊपर कोई नहीं होगा। कानून व्यवस्था के बनाए रखने के लिए जो भी करना होगा हम करेंगे। देखिए, संभल में अब इस समय अभी तक जो अपडेट है वो ये है कि 7 FIR हो चुके हैं। Representatives from Moldovan universities, including Tatiana Gogash, head of the marketing department at the Academy of Economic Studies, recently visited India to explore potential opportunities for collaboration and encourage Indian students to pursue higher education in Moldova. The visit aimed to strengthen educational ties between the two nations and highlight the benefits of studying in Moldova, including its diverse academic programs and affordable living costs. Gogash emphasized Moldova's commitment to attracting more international students on fostering educational exchange. Hello, my name is Tatiana Gogash and I represent the Academy of Economic Studies from Moldova. Academy of Economic Studies is the only public institution that is focused on economic field and has more than
3 years of experience, and we have international accreditation. So the purpose of visit is to promote our educational offers for Indian pupils and students, because we have actually 6 programs that are designed for foreign students. 4 of these programs, including business and administration, tourism and leisure, finance and banking, international economic transactions, are developed for bachelor level, and we have also 2 programs that are developed for master programs. So we hope that actually the visit will help us to promote our products and to convince students and young people from India that actually our offer is very valuable. We offer value for money. Our programs are accredited. Indian universities also. Are you expecting collaboration with these universities? Are you planning to have joint degrees or collaboration in research or something like this? Of course, the internalization is the priority of our university, and we hope to build strong and long-term relationship, collaboration with Indian university, not just to recruit students in our university from India, but also to have dual programs, also to have collaboration with teachers, staff exchange, and not the least, research collaboration. Can you tell us about the situation for the foreign students in your university? How many foreign students are there? Are there Indian students also? And what your university is focusing on when it comes to the foreign students? What are the courses they prefer? We have at the moment more than 200 foreign students. A property dispute case concerning the Mewar royal family has emerged in Udaipur, Rajasthan, involving Vishwaraj Singh Mewar, BJP MLA and former member of the royal family. The dispute pertains to family assets and property rights, with tensions rising over claims and ownership. Vishwaraj Singh, who is also a prominent political figure, has been vocal in addressing the legal and familial matters tied to the dispute. As the case progresses, the public and media attention continues to grow, with both legal and personal ramifications of the Mewar royal family. क्या एक्शन लिया गया है गुलाब प्रशासन की? मेरा ये कहना है कि जो कल जो हम सिर्फ दर्शन के लिए जाना चाहते थे और जिला प्रशासन काम न कर पाई थी, तो मेरा तो ये एक तो कहना है कि जो जिला प्रशासन ने किया है वो काफ़ी किया नहीं है। उनकी तरफ से तो एक कमज़ोरी नज़र आई है, क्योंकि कानूनी तरीके से, सामाजिक तरीके से, परंपरा तरीके से आप किसी भी नज़रिए से देखें तो ये सिर्फ एक दर्शन की बात थी और मेरा हक भी है वहाँ जाके दर्शन करना, और प्रशासन मेरे हक को कायम नहीं रख पाई। और अंत में जैसे आप सब लोग, काफ़ी लोग थे रात को, जैसे हम सब लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे दर्शन के लिए, और फिर वो अंदर से पथराव भी हुआ। फिर भी प्रशासन ने पथराव के खिलाफ अभी तक, मेरी जानकारी में है कि अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं किया इसके लिए भी। और जहाँ तक अंदर जाने की बात थी दर्शन के लिए, वो ऐसे ही कह रहे थे कि हम गेट कैसे खोलेंगे। तो अभी जो है उन्होंने नोटिस, कल रात को नोटिस दिया है कि सेक्शन 145 के तहत उस प्रॉपर्टी को सीज करने, और कल रात वो कह रहे थे हमारे पास एडिक्वेट फोर्स नहीं है कि हम अंदर जाएं और सीज करें, इसलिए उन्होंने कहा वो आज फोर्स मंगा रहे हैं। तो अब ये देखने की बात है ये प्रशासन जो नोटिस उन्होंने लगाया है उस पर वो काम करे कि नहीं करे। आपको लगता है किसी तरह से प्रशासन या उदयपुर की जो भी अथॉरिटीज काम कर रही है किस तरह से दबाव में है? अब आप देख सकते हैं कि पथराव हुआ है, और जो पारंपरिक और कानूनी हक है मेरा, उसका भी वो हक भी नहीं है, नहीं मिल रहा है मुझे। और प्रशासन कह रही है हम क्या करें, गेट कैसे खोलें। तो अब आप खुद अंदाज लगा दें कि ये एक वाजिब कारण है या एक बहाना है। सामने की तरफ से भी कई सारे पथराव हुए थे, पेट्रोल की बोतलें फेंकी गई। वही मैं कह रहा हूँ कि उस तरफ से ये ऐसी घटना भी हुई, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। जो धूनी दर्शन और एकिम जी के दर्शन को का जो आपका कार्यक्रम था उसको लेके सामने वाले पक्ष में लीगल नोटिस भी जारी किया गया था, और अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पे उन्होंने लीगल नोटिस जारी करके रोक लगाई थी। हाँ, तो उसको लेके क्या कहेंगे आप? अब ये मैं कहूँगा कि जो एंटायर पैलेस कॉम्प्लेक्स है, जो ट्राइब्यूनल का ऑर्डर है 1981 का,
जो उसके खिलाफ कोई अपील पेश नहीं हुई थी, और जो कुछ साल पहले हमारे पारिवारिक सूट जो चल रहा था, ये पूरा प्रॉपर्टी जो है HOF प्रॉपर्टी मानी गई है। और लेट महाराणा भगवत सिंह जी ने भी अपनी वसीयत में ये जो HOF के डिक्लेरेशन है उसको माना है। UP Deputy Chief Minister Brajesh Pathak addressed the recent fire incident at Jhansi Medical College, stating, "I have received the report and today I will examine it," signaling his intent to review the details and take appropriate action. On the opposition's continued cautioning of electronic voting machines, Pathak urged them to refrain from challenging constitutional bodies, asserting the opposition should stop cautioning constitutional bodies, and his comments came amid ongoing political discourse over both issues, with the government focusing on addressing the fire incident and defending the integrity of the election process. झांसी की रिपोर्ट आ गई है, कल ऑफिस आवर्स के बाद हमें मिली है। आज उसका हम परीक्षण करके और कार्रवाई करके आपको सूचित करेंगे। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आप सबने, उनका जो मत है, हमने अखबार में देखा है। अब विपक्ष को इसे सीख लेनी चाहिए, संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना बंद करना चाहिए। क्या प्रमुख से जुड़ा था इलाहाबाद गए। झांसी की रिपोर्ट आ गई है, कल ऑफिस आवर्स के बाद हमें मिली है। आज उसका हम परीक्षण करके और कार्रवाई करके आपको सूचित करेंगे। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आप सबने। Rajya Sabha MP and senior advocate Mahesh Jethmalani criticized opposition parties for reacting to the allegations against the Adani Group in a US court, calling it clearly a political toll. He suggested that the opposition's focus on issues like Adani and the situation in Manipur was a tactic to divert attention from the political setbacks, particularly after the loss in the Maharashtra elections. Jethmalani remarked that these issues, often linked to foreign meddling, were being exaggerated by parties like Congress and the India Alliance, which he claimed were using them as a diversionary tactic. He expressed concern, stating that it was not in a country's interest to keep promoting these and playing with fire. Sir, how do you see the overall charges made in a US court and now the latest development taken place with? See, President Trump has said that the Department of Justice is a farce. This tweet the Congress never looks at. He's a president-elect. He's making a very responsible statement. The DOJ is acting in unseemly haste. Look at the timing. They are now almost out of power. Still, at this time, it is what is called a scorched earth policy. Just like the Biden administration has escalated the matter by escalating the nature of the weaponry which they are supplying Ukraine, and Ukraine is suffering because of it. Russia has retaliated. This is also a scorched earth policy. Perhaps they noticed that Gautam Adani complimented President Trump on his success in the presidential elections, and maybe this is why, and it came soon after that. Obviously, this has been going on for some time, but the haste in which it is done, the sketchiness of the indictment, the total absence of any evidence provided for the indictment shows that this is what I call a hatchet job. How do you see the opposition parties' behavior on seeking adjournment regularly in the ongoing elections? Look, this is clearly a political tool. They have just had a rout in the Maharashtra elections. I mean, they've been successful winners in coalition, of course, on the coattails of the Jharkhand Mukti Morcha. But Maharashtra was a prize which they were very confident of winning. So this is a diversionary tactic, completely diversionary tactic. They have no other issues. You will see that constantly the Congress party in particular and the India Alliance sometimes harps on only two issues in which there is foreign meddling. One is Adani
and the other is Manipur. These are both issues which they should stay away from, and I regret to say that it is not in the country's interest to keep promoting these and playing with fire. Sir, how do you see the overall charges made in a US court and now the latest development taken place where... See, President Trump has said that the Department of Justice is a farce. This Congress MP Pramod Tiwari criticized the Bharatiya Janata Party for its alleged tactics of breaking families and parties to further its political agenda. Referring to the situation in Maharashtra, Tiwari claimed that the BJP had used Eknath Shinde to its advantage but would ultimately not allow him to continue as Chief Minister. He accused the BJP of undermining political stability and using individuals for its own benefit, only to discard them once their utility has been exhausted. नई परिभाषा सुन रहा हूँ कि रिश्वत करप्शन में नहीं आता। नई परिभाषा सुन रहा हूँ कि उनकी कंपनी ने रिश्वत दी जो गौतम अडानी और सागर अडानी ओन करते हैं, मालिक हैं। हाँ, अधिकारियों ने दी, यानी कि स्वीकार कर लिया आपने, तो एक तरह से ये स्वीकृत हो गई कि अडानी की कंपनी ने रिश्वत दी। बात कर लेते हैं जिस तरीके से महाराष्ट्र के रिजल्ट आए और अब खींचातानी चल रही है शिवसेना जो फैक्शन है शिंदे का और बीजेपी में। उन्होंने बोला कि बिहार जैसा मॉडल नहीं होगा जहां पे एलआई होगा सीएम और बीजेपी होगी। देखिए, आदतन धोखेबाज पार्टी है भाजपा। जिस पार्टी से समझौता करती है, जिस पार्टी को तोड़ती है, उसको निगल जाती है। चाहे अकाली दल हो, चाहे कश्मीर में जो किया था इन्होंने, चाहे महाराष्ट्र में किया है, हर जगह ये परिवार तोड़ते हैं, पार्टियां तोड़ते हैं और उसे खत्म करते हैं। महाराष्ट्र में भी यही हो रहा है। उन्होंने इस्तेमाल किया, भरपूर इस्तेमाल किया शिंदे जी का। अब शिंदे जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो ये तो साफ हो गया कि शिवसेना से जो दुश्मनी थी उन्होंने निभाई, बाल ठाकरे परिवार को तोड़ा और अब शिंदे को भी सड़क पे खड़ा कर दिया। प्रश्न मेरा रहेगा संबल से लेके सर की 7 एफआईआर दर्ज करी गई हैं, 22 लोगों पर नींद गया है, 27 अरेस्ट हुए हैं। जिस तरीके से वो घटना आई है और अब एक्शन जिस तरीके से लिया, पुलिस की जाती जुल्म एक तरफा हो रही है अपना गुनाह छिपाने के लिए। ये जो 4 हत्याएं की उन्होंने, पुलिस वहां मौजूद मौके पे, सब कुछ उसकी देखरेख में चल रहा और 4 लोग मार दिए गए। और बहाना क्या कि पुलिस की गोली से नहीं मरे। तो इधर तो ये नया फैशन है उत्तर प्रदेश में, जब इनकाउंटर होते हैं या ऐसी कोई घटना होती है तो दूसरे वेपन यूज होते रहे। हाई कोर्ट के जज से जांच हो जाए, सिटिंग जज से, जिससे सारी बातें सामने आएंगी। नई परिभाषा सुन रहा हूँ कि रिश्वत करप्शन में नहीं आता। नई परिभाषा सुन रहा हूँ कि उनकी कंपनी ने रिश्वत दी जो गौतम अडानी और सागर अडानी ओन करते हैं, मालिक हैं। हाँ, अधिकारियों ने दी, यानी कि स्वीकार कर लिया आपने, तो एक तरह से ये स्वीकृत हो गई कि अडानी की कंपनी ने रिश्वत दी। बात कर लेते हैं जिस तरीके से महाराष्ट्र के रिजल्ट आए और अब खींचातानी चल रही है शिवसेना जो फैक्शन है शिंदे का और बीजेपी में। उन्होंने बोला कि बिहार जैसा मॉडल नहीं होगा जहां पे एलआई होगा सीएम और बीजेपी होगी। देखिए, आदतन धोखेबाज पार्टी है भाजपा। जिस पार्टी से समझौता करती है, जिस पार्टी को तोड़ती है, उसको निगल जाती है। चाहे अकाली दल हो, चाहे कश्मीर में जो किया था इन्होंने। Samajwadi Party MP Ram Gopal Yadav condemned the recent stone pelting incident in Sambal, where innocent people were reportedly killed. Yadav stated such things do not happen in a democratic system and criticized the government's failure to take action against the responsible officials. He announced that a party delegation would visit Sambal the following day to raise the issue, warning that if the government does not respond, they would be forced to approach the court. Yadav also revealed that he had given a notice in Parliament to formally raise the matter.
हालात क्या हैं आपके हिसाब से? ऐसा है, संभल में जो प्रशासन कर रहा है उसकी इस तरह की ज्यादती की आज़ाद हिंदुस्तान में कभी किसी ने कल्पना नहीं की कि निर्दोष लोगों को गोली से मार दिया जाए, गोली मार के घायल कर दिया जाए और सारे शहर को वथा शहर बना दिया है कि कोई रह ही नहीं निकल जाए यहाँ से। तो इस तरह की मनमानी कभी डेमोक्रेटिक सिस्टम में तो होती नहीं। और इस सब के बावजूद कोई सरकार की तरफ से इस तरह के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं, कोई जांच के आदेश नहीं, कोई चीज़ नहीं। तो यह है, उसमें फिर अब हम लोगों का हमारा डेलीगेशन भी जा रहा है, कल जाएगा और मामला उठाएंगे, और नहीं उठाएंगे तो फिर कोर्ट जाएंगे। तो आज संसद में इस मामले पर आप आज संसद में मैंने फिर नोटिस दिया है कार्रवाई स्थगित करके संभल पर चर्चा करने। सर, क्या कोर्ट की शरण लेंगे अधिकारियों के खिलाफ जो अगर गवर्नमेंट नहीं सुनती है तो न्यायालय जाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं। ठीक, तैयार हुई है सर, अभी तक हालात क्या हैं आपके हिसाब से? ऐसा है, संभल में जो प्रशासन कर रहा है उसकी इस तरह की ज्यादती की आज़ाद हिंदुस्तान में कभी किसी ने कल्पना नहीं की कि निर्दोष लोगों को गोली से मार दिया जाए, गोली मार के घायल कर दिया जाए और सारे शहर को वथा शहर बना दिया है कि कोई रह ही नहीं निकल जाए यहाँ से। तो इस तरह की मनमानी कभी डेमोक्रेटिक सिस्टम में तो होती नहीं। और इस सब के बावजूद कोई सरकार की तरफ से इस तरह के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं, कोई जांच के आदेश नहीं, कोई चीज़ नहीं। तो यह है, उसमें फिर अब हम लोगों का हमारा डेलीगेशन भी जा रहा है, कल जाएगा और मामला उठाएंगे, और नहीं उठाएंगे तो फिर कोर्ट जाएंगे। तो आज संसद में इस मामले पर आप आज संसद में मैंने फिर नोटिस दिया है कार्रवाई स्थगित करके संभल पर चर्चा करने। सर, क्या कोर्ट की शरण लेंगे अधिकारियों के खिलाफ जो अगर गवर्नमेंट नहीं सुनती है तो न्यायालय जाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं। ठीक, Former Attorney General and Senior Counsel Mukul Rohatgi addressed the allegations against the Adani Group in a US court, clarifying that after reviewing the indictment, neither Adani nor his nephew are charged in several key accounts. Rohatgi explained that count 1 of the indictment involves other individuals, including some Adani officers, but does not directly accuse the Adanis. He further stated that while the charges include conspiracy to violate the Foreign Corrupt Practices Act and securities-related issues, the charge sheet fails to provide specific details, such as names or evidence of bribery. Rohatgi questioned the validity of the charge sheet, noting its lack of clarity and specifics on the alleged bribery, and emphasized the difficulty in responding to such vague allegations. You start? Yes, sir. So at the outset, जल्दी करो यार, I don't have time now. Are you ready? हाँ, मैं दोनों करूँगा. I can't keep waiting. Yes, good morning. At the outset, I want to tell you that these are my personal legal views. I am not a spokesman for the Adani Group. I am a lawyer. I have been appearing for Adani Group in several cases. So I have gone through this indictment by the US court running into some 54 pages. My assessment is, and it is clear, that there are 5 charges or 5 counts. It is very important to note that count 1 and count 5 are more important than the others, but
in neither in count 1 nor in count 5 is Mr. Adani or his nephew charged. This is like a charge sheet. It charges individuals for doing specific acts. It is like a charge sheet under the Indian penal laws, that you charge somebody with a particular act, whether it is bribery, whether it is corruption, whether it is robbery, whether it is murder. So count number 1, contained in paras 124 onwards of the indictment, సూపర్ లగ్జరీ ఉంటాయా? is against certain other persons minus the 2 Adanis. It includes some of their officers and 1 foreign person. That is the conspiracy to violate the Foreign Corrupt Practices Act. It is called FCPA. It is somewhat similar to the Prevention of Corruption Act in India. So the first allegation is that there is a conspiracy to violate the Foreign Corrupt Practices Act framed by the US Parliament. In that, the Adanis are not named, their officers may be named. That's one. We start? That's all for this bulletin. Stay tuned to CVR English.